हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए पादप जगत का वर्गीकरण से संबंधित चैप्टर से टॉप 100 प्रश्न लेकर आया हूँ। ये 100 प्रश्न सभी जीके एमसीक्यू क्विज हैं, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, खास तौर से रेलवे के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे प्रश्न पर। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी वर्ग का पितामह कहा जाता है, बताइए। फ्रेंड यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाए इसका ऑप्शन नंबर सी, कैरोलस लिनियस को। ठीक है, वर्गीकी का पितामह जिसे कहा जाता है वो है कैरोलस लिनियस जी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, रेलवे के सभी एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरआरबी टेक्नीशियन। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, तो इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? फ्रेंड यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो राइट आंसर होगा द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक जो है वो लिनियस जी है। ठीक है, कैरोलस लिनियस जी है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। वर्गीकी का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया? अर्थात किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, बताइए दोस्तों। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राइट आंसर होगा स्वीडिश विज्ञानी। ठीक है, स्वीडिश के जो विज्ञान विज्ञान के जो विज्ञानी थे उनके द्वारा ही प्राकृतिक सिस्टम, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन नंबर सी, स्वीडिश। ठीक है, स्वीडिश विज्ञानी के द्वारा वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है पुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है, बताइए। पुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है, बताइए फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फेंड्रोगैम्स। ठीक है, फेंड्रोगैम्स समूह में रखा गया। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, पुष्पी पादप जो है वो फेंड्रोगैम्स में रखा गया है इनको। ठीक है, पुष्पी पादपों को, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। अपुष्पी पादपों को किस में रखा गया है, बताइए। अपुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्टोगैम्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है, बताइए, या आधारभूत इकाई क्या है? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, रेलवे के एग्जाम में। तो बताइए फिर फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा स्पेसीज। स्पेसीज का मतलब होता है जाति। ठीक है, इसको हिंदी में जाति बोलते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, वर्गीकरण की आधार इकाई जो है वो जाति है या स्पेसीज है। ठीक है, आधारभूत इकाई है। ठीक है, इकाई तो सभी है लेकिन आधारभूत इकाई स्पेसीज मानी जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाइड्रोफाइट्स होते हैं, बताइए फ्रेंड। समुद्री जीव, समुद्री पौधे, पादप रोग, जल विहीन पौधा। जल विहीन पौधा, बताइए फटाफट कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो राइट आंसर होगा जलीय पौधे होते हैं। हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं वो जलीय पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। चलिए नेक्स्ट। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके, क्या बताते हैं दोस्तों, बताइए फटाफट कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा वंश और जाति बताते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय जो है वो वंश और जाति से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं क्या कहलाते हैं, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी। ठीक है, अनावृत बीजी कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट। जीवाणु की खोज किसने की थी, बताइए। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एंटोनी लुईवेन हाक जी के द्वारा किया गया था जीवाणु की खोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, जीवाणुओं को पौधे क्यों माना गया है, बताइए। जीवाणुओं को पौधे क्यों माना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राइट आंसर होगा इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, इसमें जो है ना, या इसमें इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है जिसके कारण इन्हें पौधे माना गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है इसलिए इनको पौधे माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
जीवाणुवीय कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? बताइए फ्रेंड, जीवाणुवीय कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका। सूत्रकणिका नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? फटाफट कमेंट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा क्षण रूपी होती है। जीवाणुओं की जो आकृति होती है, साधारण आकृति, वो क्षण रूपी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए फ्रेंड, क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कोकी या गोलाड़ू। ठीक है, कोकी या गोलाड़ू। ठीक है, मतलब गोलाड़ू। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एक गोल जीवाणु को क्या कहते हैं? बताइए, एक गोल जीवाणु को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा कोकस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोकस कहा जाता है एक गोल जीवाणु को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? बताइए, एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा स्पाइरुलिन। सर्पिल जीवाणु को स्पाइरुलिन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। स्पाइरुलिन बोला जाता है सर्पिल जीवाणु को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? बताइए, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का सी, ऑप्शन नंबर सी। वास्तविक केंद्र जो होता है वो जीवाणु में अनुपस्थित होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा इस प्रश्न का। ठीक है, वास्तविक केंद्र जो होता है वो जीवाणु में अनुपस्थित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? बताइए, सर्वाधिक संख्या में कौन पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा आंसर सही होगा? राइट आंसर होगा जीवाणु। जीवाणु जो है वो सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सबसे छोटा जीव है? बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, सबसे छोटा जीव कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, यहाँ माइक्रोप्लाज्मा रहेगा या माइक्रोप्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा जीव जो है वो माइक्रोप्लाज्मा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिति कारी जीवाणु। ठीक है, नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु। ठीक है, कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। मूल ग्रंथिकाएं किसमें पाई जाती हैं? बताइए फ्रेंड, मूल ग्रंथिकाएं किसमें पाई जाती हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का ए। कुछ लेग्यूमिन्स पादपों और कुछ अन्य पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, मूल ग्रंथिकाएं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु नहीं रह पाते हैं, क्योंकि क्यों नहीं रह पाते हैं दोस्तों? बताइए, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु नहीं रह पाते हैं, क्यों नहीं रह पाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जीव द्रव्य संकुचित हो जाते हैं। ठीक है, और इस तरह वे मर जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं अधिक नमक वाले अचार में। क्यों? ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा एसररिसिया कोलाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। फ्रेंड, इसमें जितने भी प्रश्न लाए गए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? बताइए फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीबी जो इस विषाणु जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है वो माइकोबैक्टीरियम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है किसके द्वारा उत्पन्न होती है? फ्रेंड बताइए फटाफट, जल्दी कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड।
अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, मतलब किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा, ठीक है। थोड़ा टेढ़ी है पढ़ने में, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रहेगा एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किससे प्राप्त होता है, बताइए फ्रेंड, किससे प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा जीवाणुओं से, ठीक है। एंटीबायोटिक जो होते हैं वो जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट है आपका, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे, बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी 64, ठीक है। एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होते हैं तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे, तो राइट आंसर होगा 64, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक होती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का फटाफट कमेंट कीजिए, राइट आंसर हो जाएगा फली, ठीक है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा फली, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ले गए हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, बताइए। क्या कार्य है दोस्तों, बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का अवशोषण, ठीक है दोस्तों। ऑक्सीजन का अवशोषण लेग हीमोग्लोबिन का कार्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, बताइए। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए फटाफट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तपेदिक। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग जो है वो तपेदिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है, बताइए फटाफट। तो राइट आंसर हो जाएगा एनाबीना, ठीक है। एनाबीना के द्वारा ही मृदा की धान की पैदावार बढ़ाई जाती है और ये मुक्त जीवी जीवाणु है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रशीतन खाद्य परीक्षण का किस प्रकार मदद करता है। प्रशीतन खाद्य परीक्षण का किस प्रकार मदद करता है, बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है, जिससे तो उसकी सहायता करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीवी का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो राइट आंसर होगा लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, बताइए। दूध किसके द्वारा खट्टा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का बी बैक्टीरिया के द्वारा। 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया के द्वारा ही दूध खट्टा हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 35 का सी निम्न में कौन सा जीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है, बताइए। कौन सा सजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है, फटाफट कमेंट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 36 बताइए फटाफट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम ही एक नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, ओके दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी, फ्रेंड बताइए। तो राइट आंसर होगा इवानोवस्की, ठीक है। इवानोवस्की के द्वारा ही विषाणु का खोज किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। विषाणु की खोज जिसने की थी वो इवानोवस्की है, ठीक है। ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट विषाणु माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, बताइए फ्रेंड। विषाणु माने जाते हैं तो राइट आंसर होगा सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप, ठीक है। वो विषाणु जो होते हैं ना सजीव निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप के रूप में माने जाते हैं विषाणु, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं, बताइए। राइट आंसर होगा विषाणुओं में, यहाँ पर में रहेगा विषाणुओं में एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट
टीएमबी शब्द संबंधित है, बताइए टीएमबी शब्द किससे संबंधित है फ्रेंड, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा विषाणुओं से संबंधित है, ठीक है। टीएमबी शब्द जो है वो विषाणुओं से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था, बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, विषाणु वृद्धि करता है, बताइए फ्रेंड विषाणु वृद्धि करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जीवित शरीर में करता है। विषाणु जो होता है वो जीवित शरीर में वृद्धि करता है, मृत शरीर में नहीं करता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवित शरीर में विषाणु वृद्धि करता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विषाणु निर्जीव क्यों माने जाते हैं, बताइए। विषाणु निर्जीव क्यों माने जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये अलग अलग क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, इसलिए विषाणु को निर्जीव माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, बताइए फ्रेंड एंजाइम अनुपस्थित होते हैं किस में होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विषाणुओं में। एंजाइम जो विषाणुओं में अनुपस्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एड्स के कारण हैं, बताइए एड्स के कारण कौन से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा T4 लिम्फोसाइट्स की कमी, ठीक है दोस्तों। T4 लिम्फोसाइट्स की कमी के कारण ही एड्स होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एड्स वायरस क्या होता है, एड्स वायरस क्या होता है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा एक सूची आरएनए, ठीक है दोस्तों। एक सूची आरएनए होता है एक वायरस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से एड्स का कारण है, बताइए। एड्स का कारण क्या है, बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस, अमीबा, क्या है दोस्तों, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा वायरस। एड्स जो होता है वो वायरस के फैलने के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट, इबोला एक क्या है, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इबोला एक क्या है। राइट आंसर हो जाएगा वायरस है, ठीक है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, इबोला एक वायरस है, ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न। चलिए नेक्स्ट, एड्स कैसे फैलता है, बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर होगा असुरक्षित शारीरिक संपर्क से फैलता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विषाणु में क्या होता है। तो राइट आंसर होगा न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, सार्स एक क्या है, बताइए। सार्स एक क्या है। राइट आंसर होगा विषाणु जनित रोग है। सार्स एक विषाणु जनित रोग है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, खसरा किस संक्रमण के कारण होता है। खसरा रोग जो होता है वो किस संक्रमण के कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विषाणु के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा चेचक, ठीक है। जो विषाणु के कारण रोग होने वाला है वो चेचक है, ठीक है। विषाणु के कारण चेचक ही होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा विषाणु के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। फुट एंड माउथ रोग जो है वो विषाणु के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ओके दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है, बताइए फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये भी जो होता है मोजेक रोग आलू में, वो विषाणु के कारण ही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, बताइए। तो राइट आंसर होगा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है वो फाइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर फाइकोलॉजी, ठीक है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत ही शैवालों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है फ्रेंड। सेल्यूलोज की बनी होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। कोशिका भित्ति जो होती है शैवालों की वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है फ्रेंड, बताइए। तो राइट आंसर होगा यूक्लोराइला, ठीक है। यूक्लोराइला एक सहजीवी शैवाल है जो हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट,
सारगैसो समुद्र का नाम क्यों पड़ा? सारगैसो समुद्र का नाम क्यों पड़ा बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा शैवालों के कारण, क्योंकि सारगैसो समुद्र में वहां पर शैवाल बहुत से हैं, ठीक है, इसलिए उसका नाम हो गया सारगैसो समुद्र का सागर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारगैसो जो है वो शैवालों के कारण ही बना है, ठीक है, इसलिए उसका नाम सारगैसो समुद्र नाम पड़ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है बताए फ्रेंड। गलगंड रोग से बचा जा सकता है खरपतवार खाने से, जो समुद्री खरपतवार होते हैं उसको खाने से, तो इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है जिससे हम बच सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा जो समुद्री खरपतवार होते हैं उसमें आयोडीन होता है, ठीक है, आयोडीन नमक की मात्रा कुछ होती है, ठीक है, जिससे हम गलगंड रोग से बच सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आयोडीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पर लैमिनेरिया से, ठीक है, लैमिनेरिया एक सवाल है जिससे आयोडीन प्राप्त होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। केल्प किससे प्राप्त होती है? केल्प किससे प्राप्त होती है बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राइट आंसर होगा समुद्री शैवालों से प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। केल्प जो है वो समुद्री शैवालों से प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है बताइए। तो राइट आंसर होगा शैवाल। शैवाल जो है वो स्वपोषित है, ठीक है, स्वयं का पालन पोषण कर लेता है शैवाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, बताइए कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्लोरेला। क्लोरेला एक कोशिकीय शैवाल है, ठीक है, जिसे अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों, क्लोरेला, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा शैवालों की उपस्थिति के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट। एगार एगार किससे तैयार होता है बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा एगार एगार शैवाल से तैयार होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा फंजाई, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। गैर हरित विषम पोषित पौधे जो होते हैं वो फंजाई होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा काइटिन व हेमिसेल्यूलोज की, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन व हेमिसेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट। कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं बताइए। जो कवक होते हैं उनके द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं कवकों द्वारा भोज्य पदार्थ, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजन के रूप में। ओके चलिए नेक्स्ट। सभी कवक सदैव होते हैं बताइए। परजीवी, स्वपोषी, विविधपोषी, मृत परजीवी, कौन सा उत्तर सही होगा फ्रेंड बताइए। राइट आंसर हो जाएगा विविधपोषी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं फ्रेंड बताइए। राइट आंसर हो जाएगा कोर्टिकोल्स। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक जो होते हैं वो कोर्टिकोल्स कहलाते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा क्रोपोफिलस कवक कहलाते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। गोबर पर जो कवक उगते हैं उनको कोप्रोफिलस कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कवक। कवक जो होते हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट। आलू का लेट फ्लाइट उत्पन्न होता है बताइए। आलू का लेट फ्लाइट उत्पन्न किसके कारण होता है बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा फाइटोप्थोरा इन्फेंटेंस द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट।
डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए। तो राइट आंसर होगा सैकरोमाइसीज सेरेविसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। इसके कारण ही डबल रोटी के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। सैकरोमाइसीज सेरेविस के एक कवक है जिसके कारण डबल रोटी का निर्माण किया जाता है, ठीक है। इसका नाम थोड़ा टेढ़ा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट, पेनिसिलियम एक क्या है, बताइए फ्रेंड। पेनिसिलियम एक कवक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, बताइए। 98%, अरे सॉरी, तो राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ही पेनिसिलिन की खोज की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अर्गोट प्राप्त होता है, अर्गोट प्राप्त होता है किससे होता है दोस्तों, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा क्लेविसेप्स से, ठीक है। अर्गोट जो होता है वो क्लेविसेप्स से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। पेनिसिलिन जो होता है वो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है। ओके दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। इसमें जितने प्रश्न लगाए सारे पादप कोशिकाओं के वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न हैं और जितने भी महत्वपूर्ण बने हैं उन सभी प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है दोस्तों। ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जब गेहूं के गूथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, क्यों, बताइए फ्रेंड। राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देती है, ठीक है, जिसके कारण रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यीस्ट में कायिक जनन किसके द्वारा होता है, यीस्ट में कायिक जनन किसके द्वारा होता है, बताइए। राइट आंसर होगा मुकुलन द्वारा, ठीक है। यीस्ट में कायिक जनन जो होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा एगारिकस जो है वो खाने योग्य कवक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, एलएसडी किससे प्राप्त होता है, एलएसडी किससे प्राप्त होता है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा कवक से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होते हैं, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होते हैं फ्रेंड, बताइए। तो राइट आंसर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा वाक्समैन ने। स्ट्रेप्टो, यहाँ स्ट्रेप्टोमाइसिन रहेगा, टो रहेगा। माइसिस को किसने पृथक किया था, माइसिन को किसने पृथक किया था, तो बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वाक्समैन के द्वारा ही पृथक किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टिक्का रोग किसमें होता है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है फ्रेंड, बताइए। तो राइट आंसर होगा कवकों के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, मशरूम एक क्या है, बताइए। तो राइट आंसर होगा मशरूम एक कवक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था, बताइए। तो राइट आंसर होगा पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन जो है वो प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, तो राइट आंसर रहेगा कवक के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, एफ्लाविस किससे बनते हैं, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कवक द्वारा बनते हैं। कवक के स्पर्जिलस नामक कवक से बनता है, ठीक है। ये कवक का नाम है जिससे एल्फाविस एफ्लाविस बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सजीवी सहचर हैं, बताइए। राइट आंसर होगा शैवाल और कवक के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है, तो राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। SO2 का प्रदूषण का सर्वोच्च सूचक
लाइकेन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। लिटमस किस में से निकाला जाता है? तो राइट आंसर होगा लाइकेन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। लाइकेन के कवक और शैवाल के मध्य सजीवी संबंध कहलाता है, बताइए। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सजीवी संबंध क्या कहलाता है, बताइए। तो राइट आंसर होगा हेलोटिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा कॉर्टिकॉल्स। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सेक्सिकोल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। सेक्सिकोल्स कहते हैं लाइकेन विकास को। ठीक है, चट्टानी स्तरों पर। चलिए नेक्स्ट। जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, बताइए फटाफट। तो राइट आंसर हो जाएगा इंडोकार्बन को। इंडोकार्बन एक लाइकेन है जिसे जापान के लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 100 है। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ पर इसका आंसर मैं दे दिया हूँ पहले से, परमेलिया से। ठीक है, परमेलिया एक लाइकेन का नाम है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।